हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज बात होगी हथकड़ी डालने पर। कब पुलिस हथकड़ी किसी कैदी को पहना सकती है, कब बेड़ियां डाली जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस पे जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या रिस्पॉन्स रहा है, किस राइट का ये वायलेशन है। ये वायलेशन है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी का। आर्टिकल 5 है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन, क्रूअल एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। रूसो का स्टेटमेंट याद आता है, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर दे आर इन चेन। वो चेन अलग है, और ये चेन और ये हथकड़ी जो हमारी पुलिस डालती है, और ज्यादातर गैर जरूरी तौर पर यह अलग है। गांधी जी ने कहा, इट हैज ऑलवेज बीन अ मिस्ट्री टू मी हाउ मैन कैन फील ऑनर्ड बाय द ह्यूमिलिएशन ऑफ देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। हमारा समाज इतना डिग्रेड हो चुका है कि हम कोविड से पीड़ित कैदियों को चेन्स में डाल रहे हैं। आज के इस एपिसोड की कॉन्टेक्स्ट है मलयाली जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन 5 अक्टूबर को अरेस्ट किए गए। दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। हाथरस के गैंग रेप, दलित लड़की का गैंग रेप को रिपोर्ट करने के लिए उसे मार दिया गया। आपको मालूम है किस तरह डीएम साहब ने रात के अंधेरे में उसकी अंत्येष्टि को जलवा दिया। फिर हाईकोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणियां की, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इनकी कार में इनके साथ 3 और लोग अरेस्ट हुए, जिनको कहा जाता है कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है। अभी 3 अप्रैल को 5000 पेज की चार्जशीट इनके खिलाफ मथुरा में दायर की गई है। जरा आप सोचिए कि एक आदमी जिसकी 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस पिटीशन नहीं सुनी, क्योंकि हमारे उस जमाने के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे ने कह दिया था कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट मत आओ। उसी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्द अर्नब गोस्वामी को रिलीफ दी थी और कहा था चंद मिनट और चंद घंटे के लिए भी किसी का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट होता है तो बहुत गलत बात है। यह वो इनकंसिस्टेंसी है कि एक इंग्लिश चैनल के ओनर, बिग जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को चंद घंटों में बेल मिल जाए और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के जर्नलिस्ट को बेल ना मिले। अब उनकी वाइफ ने नए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को लेटर लिखा है कि देखिए क्या हो रहा है मेरे हस्बैंड के साथ। ट्यूसडे में कोविड हो गया, जेल में गिर गए, बाथरूम में चेहरे पे चोटें लग गईं, मथुरा के अस्पताल में एडमिट किया गया, केएम मेडिकल कॉलेज। इत्तेफाक से किसी का फोन लेके अपनी बीवी से बात की और बताया कि मुझे बिस्तर पर चेन कर रखा है, 4 दिन से मैं बाथरूम नहीं जा पाया, एक जानवर की तरह का सलूक मेरे साथ हो रहा है। आप सोचिए कि हम कहां पहुंच गए। उसने कहा कि मुझे किसी तरह जेल भिजवा दो इस अस्पताल से। इनकी पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वो मलयाली वर्किंग जर्नलिस्ट गए थे। अब केरला के चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कि इनके साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाए। 11 एमपीज ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इनकी हैबियस कॉर्पस पिटीशन इमीडिएटली सुनी जाए। प्लास्टिक में उसे यूरिनेट करवाया जा रहा है, उसे बाथरूम नहीं जाने दिया जा रहा है। इतने हम इनह्यूमन हो गए। और हमारा विश्वगुरु होने का दावा है, ह्यूमन राइट्स पर हमारी इंफेसिस है।
इसलिए आज एक कहानी सुनाता हूं। कुलदीप नायर हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। उन्होंने एक लेटर लिखा 22 दिसंबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट के जज को। उस लेटर में लिखा कि मैं कुछ दिन पहले गुवाहाटी गया था और गुवाहाटी में मैंने यह देखा कि पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हैं उनमें से 7 जो टाडा के अभियुक्त हैं उनको एक कमरे में बंद कर रखा है और उनके को हैंड कफ रख कर रखा है बेड से। कमरा बंद था, उसमें बार्स थे, बाहर पुलिस वाला बैठा था, उसके कंधों पे एक गन भी थी। इस लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन माना आर्टिकल 32 की। यहां अभी देख लीजिए आप, अक्टूबर में कहा गया कि 32 में मत आइए। कुलदीप नायर के हथकड़ी नहीं लगी थी। कुलदीप नायर किसी और की हथकड़ी के बारे में एक लेटर लिख रहे हैं। उस लेटर को पेटिशन माना गया और वो बहुत बड़ा केस बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो कुछ कहा वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सरकार ने उसमें कैसे डिफेंड किया ये आपको बताने वाला। सरकार ने कहा कि 1991-94 से 51 केसेस आसाम में ऐसे हो गए जिसमें उल्फा और टाडा के जो डिटेन्यूज थे वो एस्केप कर गए, वो भाग गए। हरीश सोनवाल सेक्रेटरी हेल्थ थे, उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि ये जो 7 डिटेन्यूज हैं ये बिना हथकड़ी के बाथरूम जा सकते हैं। यानी जिस केस से सुप्रीम कोर्ट डील कर रही थी, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1995, जस्टिस कुलदीप सिंह का जजमेंट है, उसमें कम से कम टॉयलेट जाने की इजाजत थी जो टाडा और उल्फा के एक्यूज थे। हेल्थ सेक्रेटरी ने अपने एफिडेविट के पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में लिखा कि उनको मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक के लिए भेजा जाता है डॉक्टर की एडवाइस पर और उस वक्त उनकी हथकड़ियां हटा दी जाती। फिर उसने लिखा कि दैट while they are lodged within the ward, their escape is prevented by one of their hands being tied with a long rope tied to their respective bed and attached to a handcuff which allows them free movement, including movement of hands, and at the same time prevent the chance of their escape or of their being rescued. यानी जो मथुरा के अस्पताल में हो रहा है वो आसाम के इस गुवाहाटी के अस्पताल से कहीं दर्जे बदतर है। कोर्ट ने क्या जवाब दिया? जस्टिस कुलदीप सिंह ने लिखा, देयर इज नो मटेरियल व्हाटसोएवर in the 2 affidavits filed on behalf of state government to draw an inference that the detainees were likely to jump jail or break out of custody. इन एफिडेविट में कहीं यह नहीं लिखा कि वो जेल तोड़ के भाग जाएंगे। The reasons for keeping the detainees under fetters are that they are hardcore alpha activists. And earlier during the period 1991-94, as many as 51 detainees escaped from custody, which included 13 terrorists who escaped and were rescued from different hospitals. 7 of them escaped from Guwahati Medical College Hospital. रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोई जवाज नहीं है, यह कोई रीजन नहीं है इन 7 को इस तरीके से फेटर्स में और बेड़ियों में रखना और चेन्स में रखना। कोर्ट ने कहा द रेलिवेंट कंसिडरेशन फॉर पुटिंग अ प्रिजनर इन फेटर्स आर द कैरेक्टर, एंटीसीडेंट and propensities of the prisoner, the peculiar and special characteristics of each individual prisoners have to be taken into consideration.
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया सुनील बत्रा का जजमेंट वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979 का, और कहा फेटर्स, स्पेशली बार फेटर्स, shall be shunned as violative of human dignity within and without prisons. The indiscriminate resort to handcuffs when accused prisoners are taken to and from court and the expedient of forcing irons on prison inmates are illegal and shall be stopped forthwith. एक स्मॉल एक्सेप्शन दिया कि अगर अंडर ट्रायल की ये टेंडेंसी है कि वो वायलेंस करेगा या वो भाग जाएगा आयरन रिस्ट्रेंट तोड़कर, तब आप सोच सकते हैं। उसके लिए भी कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। इतनी सख्त बात कही सुनील बत्रा में सुप्रीम कोर्ट ने, वी डिक्लेयर डायरेक्ट एंड ले डाउन एज अ रूल दैट हैंडकफ्स or other fetters shall not be forced on a prisoner convicted or under trial while lodged in a jail anywhere in the country or while transporting or in transit from one jail to another or from jail to court and back. Police and jail authorities on their own shall have no authority to direct the handcuffing of any inmate of a jail in the country or during transport from one jail or another or from jail to court and back. और इसी तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज जस्टिस कृष्णा अय्यर ने प्रेम शंकर के केस में कही थी 1980 में, और साफ कर दिया था उन्होंने कि हैंडकफ इज टू हूप हार्शली एंड टू पनिश ह्यूमिलेटिंगली and that it is necessarily implicit in Articles 14 and 19 of the Constitution that when there is no compulsive need to fetter prisoners' limbs, it is sadistic, capacious, despotic, and demoralizing to humble a man by manacling him. आप देखते हैं ये सीन अक्सर सड़कों पर कैदियों को हथकड़ी डाले हुए पुलिस वाले ले जा रहे हैं, अदालत में उन्हें हैंडकफ किए हुए लाते हैं, उसको भी मना कर दिया। यहां बीमार है, कोविड का पेशेंट। कितने कैदियों को कोविड की वजह से जेल की ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए छोड़ने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यहां तो अभी चार्ज साबित नहीं हुआ और उसके बाद अस्पताल में हम हैंडकफ किए हुए हैं। इतने हम इनह्यूमन हैं, और ये वो इनह्यूमैनिटी है जो हर जगह नजर आ रही है। आप सोचिए कि एक जर्नलिस्ट है, उस जर्नलिस्ट को इस तरीके से ट्रीट करना, और अब उसकी इन चेन्स को रिमूव करने के लिए किसी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं, कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं चाहिए। जेल का सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से इसे खत्म कर सकता है। जो इनके लॉयर हैं, उस लॉयर ने, मिस्टर मैथ्यू, उन्होंने कहा कि 6 महीने से उसकी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन पेंडिंग है। हैबियस कॉर्पस पे लॉ यह है कि जब जज के सामने हैबियस कॉर्पस की फाइल आए तो सारी फाइल हटाकर पहले उसे सुना जाए। अब तो 11 एमपीज ने भी केरला के सीजेआई से यह रिक्वेस्ट की कि इसको रिलीज करके एम्स में एडमिट कराया जाए, मथुरा से लेके आया जाए। मैं ये समझता हूं कि यह एक टेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का सिविल लिबर्टीज के कमिटमेंट को। अगर इसने जुर्म किया है तो चार्जशीट के चार्जेस साबित हो जाएं, जो सजा कानून में है वो दे दी जाए, लेकिन जब तक वो सजा नहीं दी जाती, किसी भी कैदी को बेड़ियों में रखना, चेन्स में रखना, हथकड़ी में रखना, वो भी अस्पताल में,
आर्टिकल 21 का बहुत क्लियर वायलेशन है। मैं ये समझता हूं कि हमारे पूरे समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी पुलिस को और अपने डॉक्टर्स को, यानी डॉक्टर्स तो जीवन देते, कैसे ये इनह्यूमन डॉक्टर्स हैं इस केएम मेडिकल कॉलेज के मथुरा के, जिन्होंने अपने पेशेंट्स को जो कोविड से जूझ रहे हैं, जिन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उनके ऊपर बेड़ियां लगा दी। कप्पन के मामले को सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने आज सुना और वो काफी पॉजिटिव लगे। जब कप्पन के वकील ने कहा कि उनको बात करने का मौका दिया जाए अपनी वाइफ से, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इतनी छोटी डिमांड क्यों रख रहे हैं, हम इस मैटर को सुन रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनको बेड़ियों में नहीं रखा गया है और क्योंकि उनकी चार्जशीट फाइल हो चुकी है इसलिए वो हैबियस कॉर्पस में नहीं आ सकते। हाँ, वो रेगुलर बेल के लिए ज़रूर जा सकते हैं। वैसे इस केस में जो 3 और को एक्यूज थे उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। अब कल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने आज ऑर्डर किया है कि मेडिकल रिकॉर्ड इनका कप्पन का उसके सामने पेश किया जाए, क्या फैसला करती है। मुझे लगता है कि अगर कोर्ट हैबियस कॉर्पस ग्रांट भी ना करे तब भी मेडिकल एड देने का ऑर्डर ज़रूर करेगी और ये ज़रूर कहेगी कि किसी भी प्रिजनर को चेन ना किया जाए। कप्पन के मामले में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना लेड बेंच ने बड़ी डिटेल्ड हियरिंग की। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो कि नेशन क्या एक्सपेक्ट करता है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उसको देखिए और आज की हियरिंग को गौर से पढ़िए। मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना एक एक्टिव जज हैं, एक्टिविस्ट जज नहीं है। एक पॉजिटिविस्ट जज हैं, जुडिशल एक्टिविज्म में यकीन नहीं रखते, लेकिन सिविल लिबर्टीज के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कप्पन को मेडिकल ट्रीटमेंट दिल्ली में ना मिले। टैक्स पेयर्स तक की बात कह दी कि मथुरा के टैक्स पेयर्स कैसे पे करें, लेकिन बिल्कुल ग्राउंड कंसीड नहीं की चीफ जस्टिस ने। जस्टिस सूर्यकांत ने भी बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे कि भाई ये एक स्मॉल टाइम जर्नलिस्ट है, 20-25 हजार रुपए कमाने वाला, बताइए इसके अकाउंट में लाखों हैं या हजारों हैं। जवाब नहीं दिया सरकार ने। सरकार का यह कहना कि साहब इनकी फेक आईडी है, ये जिस पेपर से जुड़े हुए हैं वो पेपर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ था। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड ऑर्गेनाइजेशन है? एसजी साहब ने बड़ा परेशान होते हुए कहा हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रोसेस में है। उन्होंने पूछा आज है बैंड? नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने जैसे कल डिनाई किया था कि कप्पन को बेड़ियों में नहीं रखा गया, चेन नहीं किया गया, आज उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया। और मुझे बहुत ताज्जुब है कि कप्पन के लॉयर मैथ्यू ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। अगर यह एलिगेशन गलत था तो मैं समझता हूं कि कप्पन की वाइफ और कप्पन के लॉयर ने एक गलत काम किया। कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करने के लिए एक फेक न्यूज का सहारा लेना, एक रॉन्ग एलिगेशन करना अच्छी चीज नहीं है। लेकिन चलिए इस बहाने आपको यह लॉ पता चल गया कि पुलिस को हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है। बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी जब कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे उस अधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की पूरी बहस जो है उससे यह बात भी पता चली कि कोई मेजर केस मेरिट में कप्पन के अगेंस्ट एफआईआर में है नहीं, कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बहुत वेग कहानी बनाई गई है कि साहब वो एक वेबसाइट है इंडियाज डॉटर, और साहब वो कास्ट लाइंस पे यूपी में दंगे कराने की कोशिश है, और जो लोग उस वेबसाइट के पीछे हैं उनके ऊपर यूपा लगाया जा सकता है। लेकिन कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन
कप्पन पे नहीं है। उनके लॉयर मैथ्यूज ने कहा कि हमें सिर्फ 35 पेजेस मिले हैं, जबकि कहा जा रहा है कि 5000 पेज की चार्जशीट है। साफ तौर से यह बात आई सामने कि भाई जर्नलिस्ट है, तरह तरह के लोगों से मिलता है अपनी न्यूज की लीड लेने के लिए। जब तक कोई सब्सटेंटिव बात ना हो तब तक अगर जर्नलिस्ट को ऐसे हरेस किया जाएगा तो इसका यकीनन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे चिलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन आज की हियरिंग से यह बात बिल्कुल साफ जाहिर हो गई कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच कम से कम आज सिविल लिबर्टीज को पूरी तरह कमिटेड थी। अगर सीजेआई चाहते तो सिर्फ इस बात पे कि ये कोविड निगेटिव निकले आरटीपीसीआर में, कोविड पॉजिटिव थे आरटीए में, कहते हैं ठीक है, अब जरूरत नहीं है इस मैटर की। अगर सीजेआई की बेंच चाहती तो वो ये आर्गुमेंट जो लीगली करेक्ट था सॉलिसिटर जनरल का कि हैबियस कॉर्पस का मामला नहीं बनता क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने मैटर आ गया, पेटिशन डिसमिस की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि मैंने कल, आपने अभी सुना, ये बात कही थी, हमने इस वीडियो को कल अपलोड नहीं किया क्योंकि हमें कोई और वीडियो अपलोड करना पड़ा। लेकिन मैंने जो बिल्कुल बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस ना दे लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर देगी। कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया कि इनको या तो राम मनोहर लोहिया दिल्ली या एम्स दिल्ली में एडमिट कराया जाए, और जब इनका ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद ये रेगुलर कोर्ट जा सकते हैं अपनी बेल के लिए। सॉलिसिटर जनरल ने एक और कोशिश की, उन्होंने कहा कि साहब फिर तो किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का बेड हटाना पड़ेगा, इन्हें देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में कहा आप डिसाइड कीजिए। देखिए, ये वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है जिनको इस तरीके की बातों से कोई मूव कर सकता है। एक बार उन्होंने अगर माइंड बना लिया कि हर प्रिजनर को, हर इनमेट को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए। लीगल अवेयरनेस करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आप कम से कम 10-20 लोगों तक इसे पहुंचा दें, इसे फॉरवर्ड कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस को उन्हें हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।